सभी को मेरा नमस्कार। मैं प्राची मरवाहा, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस। आज हम क्रॉनिक किडनी डिजीज के बारे में जानेंगे। कल हमने देखा था एक्यूट रीनल फेलियर कि कैसे एक्यूट रीनल फेलियर प्रोग्नोसिस करता है, उसका क्या डाइटरी ट्रीटमेंट होगा। आज हम किडनी डिजीज का लास्ट देख रहे हैं, क्रॉनिक किडनी डिजीज, जिसमें हम नेफ्रोटिक सिंड्रोम, नेफ्राइटिस सब देख चुके हैं। ये इसको हम एंड स्टेज रीनल डिजीज भी कहते हैं, एक्यूट रीनल फेलियर भी कहते हैं, यूरेमिया भी कहते हैं। ये बीए पार्ट 1 होम साइंस का पेपर 2 का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है किडनी डिजीज। उसमें आज हम देख रहे हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज। क्रॉनिक किडनी डिजीज या क्रॉनिक रीनल फेलियर क्या है? स्लो प्रोग्रेशन ऑफ रीनल लॉस ऑफ रीनल फंक्शन ओवर अ पीरियड ऑफ अ मंथ और अ ईयर। एक साल या 3 महीने या 4 महीने से यदि लंबे समय तक धीरे धीरे जो है रीनल फंक्शंस जो है उसका लॉस होता जाता है, और उसको हम क्या कह रहे हैं? क्रॉनिक किडनी डिजीज कह रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है एब्नॉर्मली लो हो रहा है। साथ ही साथ क्या देखा जाता है? क्रिएटिनिन लेवल जो ब्लड सीरम में क्रिएटिन का लेवल है वो इनडायरेक्टली उससे रिलेटेड होता है। उसको हम इसी से पता लगा रहे हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज को। जो किडनी फाउंडेशन है, द किडनी डिजीज आउटकम क्वालिटी इनिशिएटिव्स ऑफ किडनी फाउंडेशन, उन्होंने सीकेडी को डिफाइन किया। उन्होंने बोला कि आइदर द प्रेजेंस ऑफ किडनी डैमेज और डिक्रीज जीआरएफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट लेस देन 60 ml per minute पर 1.73 मीटर स्क्वायर फॉर अ लॉन्गर देन 3 months। 3 महीने से ज्यादा तक यदि जीएफआर 60 ml पर मिनट से कम है तो वो किडनी सीकेडी को डिफाइन करेगा, या तो किडनी डैमेज के कारण है या जीएफआर 60 ml पर मिनट की रेट से कम हो गया है। अब देखते हैं कि ये क्या है कि इसमें सीकेडी में ये हो रहा है कि ग्रेजुअल लगातार प्रोग्रेसिव लॉस हो रहा है रीनल फंक्शन का, और ओकेजनली क्या दे रहा है कि ये एक्यूट रीनल फेलियर का ही प्रोग्रेशन हो रहा है, रैपिड प्रोग्रेशन ऑफ एक्यूट रीनल फेलियर। सिम्टम्स क्या है? जब तक सिम्टम्स हमको नजर आता है पेशेंट में 75% तक किडनी फंक्शन करना बंद कर चुकी होती है, किडनी का फंक्शन 75% तक कम हो चुका होता है, तब तक डायग्नोज हो पाता है। और नॉर्मली इसको हम क्या कंसीडर करते हैं? जब किडनी 90 to 95% किडनी के फंक्शन जो है कम हो जाए, 90 to 95% किडनी ने फंक्शन करना कम कर दिया है, तब हम उसको सीकेडी बोल रहे हैं। फिर से कि प्रोग्रेसिव डैमेज है किडनी का, इम्पेयरमेंट ऑफ रीनल फंक्शन है। इसमें क्या हो रहा है? कुछ नेफ्रॉन्स जो होते हैं वो फंक्शनल होते हैं, ऐसा नहीं कि पूरे नेफ्रॉन का डैमेज हो चुका होता है, कुछ नेफ्रॉन्स फंक्शन करते हैं और धीरे 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 ये ग्रेजुअली उसमें लॉस आता जाता है। और इसका मैंने क्या बताया, इसको हम यूरेमिया भी कहते हैं। यूरेमिया क्या है? जो नाइट्रोजियस वेस्ट प्रोडक्ट है उनका ब्लड में इकट्ठा होना, उनका लेवल बढ़ जाना। क्यों? क्योंकि वो यूरिन के थ्रू पास नहीं हो पा रहे, उनका यूरिन के थ्रू एक्सक्रीशन नहीं हो पा रहा है, इसलिए वो ब्लड में उनका लेवल बढ़ गया है। एक्यूट रीनल फेलियर से अलग जो किडनी डैमेज हो रहा है, सडन किडनी डैमेज हो रहा है, इसमें क्रॉनिक कि उसमें सडन किडनी डैमेज होता था। क्रॉनिक रीनल फेलियर में ग्रेजुअल चेंजेस देखे जाते हैं, ग्रेजुअल और प्रोग्रेसिव लॉस देखा जाता है, और ये इरिवर्सिबल नहीं होता, ये ठीक नहीं हो सकता। एबिलिटी ऑफ द किडनी टू एक्सक्रीट वेस्ट, कंसंट्रेट यूरिन, कंजर्व इलेक्ट्रोलाइट्स। इसको हम जो क्रॉनिक रीनल फेलियर है इसको हम माइल्ड डिसफंक्शन से लेके सीवियर के फॉर्म में देख सकते हैं कि सीवियर रूप में किडनी का फेलियर हो रहा है, तो लीड टू सीवियर इलनेस एंड रिक्वायर सम फॉर्म ऑफ रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। इसमें हमको जो है ट्रीटमेंट में क्या हम दे रहे हैं, या तो रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी या तो आर्टिफिशियल किडनी का यूज करके, डायलिसिस का यूज करके हम उसको किडनी फंक्शन को नॉर्मल ला रहे हैं। और जब ये स्टार्ट हो जाता है किडनी रिप्लेसमेंट थेरेपी, तब हम इसको क्या बोल रहे हैं? एंड स्टेज रीनल डिजीज। एंड स्टेज रीनल डिजीज मतलब इसके बाद खत्म है रीनल
फंक्शन, इसलिए उसको बोल रहे हैं एंड स्टेज रीनल डिजीज। क्रॉनिक किडनी डिजीज को स्टेजेस के अकॉर्डिंग हम क्लासिफाई किया गया है। वो मेनली किस बात पे निर्भर कर रहा है स्टेजेस, उसके ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या है, उसके अकॉर्डिंग स्टेज की कौन सी स्टेज का किडनी फेलियर है वो इससे डिसाइड होगा। सबसे पहले स्टेज 1 क्या है, इसमें जीआरएफ नॉर्मल और इंक्रीज रहता है। किडनी डैमेज तो होता ही है, इसमें जीआरएफ कितना है 90 ml पर मिनट। ठीक है, इसमें हमको क्लिनिकल एक्शन क्या लेना है, डायग्नोज करना और ट्रीटमेंट स्टार्ट करना और सीवीडी की रिस्क को कम करना है ताकि प्रोग्रेशन जो है डिजीज का वो स्लो होए। स्टेज 2 कब आ रहा है, जब जीएफआर 60 to 89 ml पर मिनट हो गया है, तक डिक्रीज हो गया है, और इसमें एक्शन प्लान क्या होगा, एस्टिमेट प्रोग्रेशन की कितना गंभीर समस्या हो सकती है। स्टेज 3 क्या है, जीएफआर इसमें 30 to 59 ml पर मिनट हो जाता है, और इसमें हमको एवेलुएटिंग और ट्रीटिंग कॉम्प्लिकेशन, जो कॉम्प्लिकेशन है उसका मेन हमारा फोकस है कॉम्प्लिकेशन को रिड्यूस करना। फिर है स्टेज 4, स्टेज 4 में सीवियरली डैमेज हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है जीएफआर कितना 15 से लेके 29 ml पर मिनट। इसमें हमारा एक्शन क्या प्लान होगा, किडनी रिप्लेसमेंट थेरेपी हमको स्टार्ट करना होगा। स्टेज 5 क्या है, कंप्लीट किडनी फेलियर हो रहा है, पूरी तरह से अभी तक तो किडनी डैमेज आ रहा था, अब क्या हो गया, कंप्लीटली किडनी ने फंक्शन करना बंद कर दिया, जीएफआर जो है 15 ml पर मिनट से भी कम हो गया है। इसमें हम किडनी को रिप्लेसमेंट थेरेपी देते हैं, या तो किडनी ट्रांसप्लांट करेंगे या डायलिसिस कंटिन्यू रहेगा पेशेंट का। ये पेशेंट की ट्रीटमेंट के ऊपर किस प्रकार का ट्रीटमेंट पेशेंट ले सकता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। इटियोलॉजी या कॉजेज क्या क्या होंगे क्रॉनिक किडनी डिजीज के, सिस्टमिक डिजीज है जैसे कि डायबिटीज मेलाइटस हो गया, जैसे डायबिटीज का अपना ही अलग कॉम्प्लिकेशन चलता है, जब लंबे समय तक डायबिटीज कंट्रोल नहीं रहती है तो उसमें नेफ्रोपैथी देखा जाता है, और नेफ्रोपैथी यदि क्रिएटिनिन वैल्यू लंबे समय से बढ़ी हुई आ रही है तो वो क्रॉनिक किडनी डिजीज कॉज करेगी। फिर है हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन एक क्रॉनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, ये जो है यदि ट्रीटमेंट सही नहीं हुआ तो ये क्रॉनिक किडनी रीनल फेलियर में देखा चेंज होएगा। फाइलोनेफ्राइटिस है, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट है, किसी भी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन या रुकावट आ रही है यूरिनरी ट्रैक्ट में तो। हेरिडिटी है, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज है, बचपन से ही यदि बच्चे में पॉलीसिस्टिक किडनी है तो वो आगे जाके क्रॉनिक रीनल फेलियर में चेंज होएगी। वेस्कुलर डिसऑर्डर है, जैसे कि अपन ने देखा था कि नेफ्राइटिस कॉज करता है वेस्कुलर डिसऑर्डर, तो वो यदि लंबे समय तक रहता है तो क्रॉनिक रीनल फेलियर में चेंज होगा। इन्फेक्शन है, मेडिकेशन टॉक्सिक एजेंट्स का यदि कंजप्शन किया गया है पेशेंट के द्वारा तो उसको ये हो सकता है। क्लिनिकल एंड मेटाबॉलिक मैनिफेस्टेशंस क्या होंगे, प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ नेफ्रॉन विद डिक्रीज रीनल ब्लड फ्लो। सबसे पहले क्या हो रहा है, नेफ्रॉन का प्रोग्रेसिव लॉस हो रहा है और जिसके कारण क्या हो रहा है, ब्लड फ्लो डिक्रीज हो रहा है और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट में कमी आ रही है, जिसके कारण क्या हो रहा है, किडनी का केवल एक्सक्रीटरी फंक्शन खराब नहीं हो रहा है, इम्पेयरमेंट सिर्फ शरीर से बाहर वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने में ही कमी नहीं आ रही बल्कि उसके मेटाबॉलिक और जो एंडोक्राइन फंक्शंस हैं उसमें भी इम्पेयरमेंट देखी जाएगी। किडनी की बॉडी का वाटर बैलेंस बनाए रखना, कंसंट्रेट सॉल्यूट ऑफ फ्लूइड और स्मॉलैरिटी को बनाए रखना, इलेक्ट्रोलाइट एसिड बेस बैलेंस बनाए रखने में कमी देखी जाएगी। इसके अलावा अदर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस भी हैं जो कि देखे जाते हैं। क्यों, क्योंकि मेटाबॉलिक डीअरेंजमेंट ऑफ द बॉडी है इसमें मेनली किडनी डिजीज में। इंक्रीज सॉल्यूट लोड ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट रिजल्ट ऑस्मोटिक डायोरेसिस, जब शरीर से मेटाबॉलिक वेस्ट जो है बाहर नहीं निकल पा रहे हैं जिसके कारण ऑस्मोटिक डायोरेसिस की कंडीशन देखी जाएगी। ये मेनली किडनी की कंसंट्रेट यूरिन को कंसंट्रेट करने की एबिलिटी में इम्पेयरमेंट के कारण हो रहा है, जिसके कारण जो किसको लीड करेगा, सोडियम और पोटेशियम के लॉस को लीड करेगा कि शरीर से सोडियम और पोटेशियम का लॉस हो रहा है। However, with continue renal damage और यदि renal damage कंटिन्यू चलता है और जीएफआर रिड्यूस होता जाता है प्रोग्रेशन के साथ साथ तो सोडियम पोटेशियम नाइट्रोजस वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो बॉडी में रिटेन होने लग जाएंगे और वो किसको कंट्रीब्यूट करेंगे, अडीमा सूजन को, हाइपरटेंशन, हाइपरकैल्कीमिया, ब्लड में पोटेशियम लेवल बढ़ जाना, एजोटीमिया, नाइट्रोजियस वेस्ट प्रोडक्ट का ब्लड में बढ़ जाना आदि। इसके अलावा क्या है एजोटेमिया, मैंने बताया नाइट्रोजियस वेस्ट प्रोडक्ट का बढ़ना है ब्लड में।
फिर रिटेंशन ऑफ फॉस्फेट, फॉस्फेट का रिटेंशन होगा, सल्फेट का, ऑर्गेनिक एसिड का, जिसके कारण मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन देखी जाएगी। ये क्यों हो रहा है? बायोकार्बोनेट्स के लॉस के कारण वाटर रिटेंशन हो रहा है। तो इम्पेयर्ड कैल्शियम एंड उसके अलावा क्या होगा, कैल्शियम और फास्फोरस का बैलेंस जो है वो भी इम्पेयर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि विटामिन डी की डेफिशिएंसी या डिक्रीज विटामिन डी है। और यदि और इसके साथ साथ क्या हो रहा है, इसकी एक साइड इफेक्ट क्या देखा जा रहा है, हाइपरपैराथायराइडिज्म हो रहा है पेशेंट में, जिस जो कि सेकेंडरी हाइपरपैराथायराइडिज्म है किडनी फेलियर के कारण, जो क्या लीड करेगा, रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रोफी को लीड करेगा और रीनल बोन डिजीज, मतलब रीनल डिजीज के कारण बोन में डिजीज आ रहा है, बोन अपना फंक्शन, बोन के स्ट्रक्चर में चेंज हो रहा है, बोन डिजीज देखी जा रही है। उसमें क्या होगा, बोन और जॉइंट पेन देखा जाएगा। इसके अलावा जो स्मॉल टिश्यू है बॉडी में, स्मॉल टिश्यूज है उनमें कैल्शियम का डिपोजिशन, कैल्सिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। ये अलग कॉम्प्लिकेशन है सीकेडी का। इसके अलावा अदर फीचर्स क्या होंगे, एनीमिया देखा जाएगा। क्यों? क्योंकि आरबीसी का सिंथेसिस रुक गया है। हाइपरटेंशन होगा। क्यों? क्योंकि जो एंडोक्राइन सिस्टम है किडनी का, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम को बनाए रखना, उसमें कमी आएगी, जिसके कारण रीनल ब्लड फ्लो कम होगा। फिर वो अल्टीमेटली कार्डियोवैस्कुलर डिजीज को वो करेगा। क्यों? क्योंकि रेनिन एंजियोटेंसिन क्या कर रहा है, ब्लड प्रेशर को बनाए रखने में मदद कर रहा है। जब ब्लड प्रेशर मेंटेन नहीं होगा तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के चांसेस बढ़ जाएंगे, और जो कि रीनल फंक्शन को और खराब कर देगा। तो ये आपस में ही बहुत ही ज्यादा सारे ऑर्गन्स जो है कनेक्टेड हैं। एक चीज में यदि गड़बड़ी आ रही है तो दूसरे ऑर्गन का कार्य भी प्रभावित होगा और वो कंडीशन को और खराब कर देगा। फिर है इसका जब कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में दिक्कत आ रही है तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ देखा जाएगा, सांस फूलेगी, पैल्पिटेशन होगा, फटीक होगा, थकान देखी जाएगी। और जो एजोटेमिया है, जो नाइट्रोजियस वेस्ट प्रोडक्ट अपना अलग काम कर रहा है, वो बॉडी में ब्लड में एक उसका लेवल बढ़ रहा है तो वो एनारोक्सिया की कंडीशन डेवलप करेगा। वेट लॉस देखा जाएगा, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इरेटेबिलिटी होएगी, उसमें डिस्टरबेंस होएगा, नॉशिया, वॉमिटिंग और डायरिया देखा जाएगा। अब जो जीआई ब्लीडिंग है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक से जो ब्लीडिंग हो रहा है या सब्सिक्यूटेनियस नेजल ब्लीडिंग हो रही है, जो वो कैपिलरी फ्रैजिलिटी को इंक्रीज करेगी, उसको कैपिलरीज को और नरम कमजोर बना देगी, जिसके कारण जीआई ब्लीडिंग देखा जाएगा। माउथ अल्सरेशन, मुंह में छाले होना, टेस्ट चेंज होना, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स। ये न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स मेनली किस कारण से आ रहे हैं, ब्लड में अमोनिया और यूरिया के लेवल का बढ़ने के कारण। धीरे धीरे जब ये ब्लड में इसका लेवल बढ़ने लगता है तो ये ब्रेन में जाके एक्यूमुलेट होने लगते हैं और न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन कॉज करते हैं। ये सबसे सीवियर कंडीशन होती है। इस कंडीशन में अभी हम डाइटरी मैनेजमेंट में देखेंगे, यदि ये कंडीशन डेवलप होती है तो पेशेंट को टोटली उसका प्रोटीन बंद कर दिया जाता है और तुरंत डायलिसिस करने की या रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी देने की आवश्यकता होती है, अदरवाइज ये कंडीशन बहुत फेटल होती है। और फिर यदि और इसके अलावा क्या है, इन्फेक्शन होने की सस्पेक्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी और मेल न्यूट्रिशन है, जब पेशेंट खा नहीं रहा है तो मेल न्यूट्रिशन तो होगा, उसके कारण इन्फेक्शन की सस्पेक्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। इसके ही हम शॉर्ट में सिम्टम, अभी हमने क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस देख ली, ये मेनली सिम्टम्स ही होते हैं, इसको हम शॉर्ट में देख लें। साइकोलॉजिकल सिम्टम्स देखे जाएंगे, एंजाइटी, डिप्रेशन, न्यूरोलॉजिकल होगा, फटीक, हेडेक, स्लीप डिस्टर्बेंस, इंसेफेलोपैथी, जो ब्रेन में मैंने बताया अमोनिया का लेवल, अमोनिया जाके जमा होने लगता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंसेफेलोपैथी। कार्डियोवैस्कुलर, हाइपरटेंशन, हार्ट फेलियर के चांसेस बढ़ जाएंगे, कोरोनरी आर्टरी डिजीज के चांसेस बढ़ जाएंगे, पेरिफेरियल आर्टरी डिजीज की संभावना होगी। सिम्टम्स देखे जाएंगे इसके, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल में एनोरेक्सिया, भूख नहीं लगेगी, नौशिया, वॉमिटिंग, जीआई ब्लीडिंग हो सकती है, गैस्ट्राइटिस हो सकता है। ऑक्यूलर, आंखों में क्या होगा, हाइपरटेंशन के कारण रेटिना डैमेज हो सकता है, उसको हम बोल रहे हैं हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी। फिर है पल्मोनरी एडिमा देखा जाएगा, निमोनिया देखा जाएगा, एंडोक्राइन हाइपरथायराइडिज्म, हाइपरपैराथायराइडिज्म, थायराइड एब्नॉर्मलिटी देखी जाएगी, एमनोरिया देखा जाएगा, पीरियड्स में प्रॉब्लम, ये कंडीशन देखी जाएगी। मेटाबॉलिक, कार्बोहाइड्रेट इंटॉलरेंस देखी जाएगी, पेशेंट कार्बोहाइड्रेट इजीली डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, हाइपरलिपिडीमिया की कंडीशन देखी जाएगी। हेमेटोलॉजिकल चेंजेस आएंगे, एनीमिया,
ब्लीडिंग और इन्फेक्शन। ठीक है, एनीमिया हुआ तो इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएगा। पेरिफेरल न्यूरोपैथी में क्या होगा, पैरालिसिस के चांसेस होंगे। लैग सिंड्रोम, रेस्टलेस लैग सिंड्रोम देखा जाएगा, पैर में कमजोरी महसूस होगी। मस्कुलोस्केलेटल कैल्सिफिकेशन होगा सॉफ्ट टिश्यू में, ठीक है, और वेस्कुलर और सॉफ्ट टिश्यू में कैल्शियम जाके जमा होने लग जाएगा। ये कंडीशन क्या कहला रही है, कैल्सिफिकेशन। और ऑस्टियोमलेशिया की कंडीशन देखी जाएगी। अब है हमारा मेन, अभी हमने देख लिया क्या है, इसके अकॉर्डिंग ही हमको ये पता है कि पेशेंट की सिम्टम्स के अकॉर्डिंग हमको उसका डाइटरी मैनेजमेंट करना पड़ेगा। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा, कैटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन के कैटाबॉलिज्म को रोकना, यूरेमिक टॉक्सिसिटी को डिक्रीज करना, ब्लड में यूरिया का जो लेवल बढ़ रहा है उसकी टॉक्सिसिटी को कम करना, एसिडोसिस करेक्ट करना, मेंटेन न्यूट्रिशनल स्टेटस बनाए रखना, अदर कॉम्प्लिकेशंस ऑफ बोन जो है उनको कंट्रोल करना, प्रिवेंट डायलिसिस। हमको पेशेंट को डायलिसिस तक पहुंचाने में देरी करनी है, क्यों, क्योंकि एक बार डायलिसिस शुरू हुआ तो वो एंड स्टेज रीनल डिजीज कहलाएगा। हमको पेशेंट को एंड स्टेज रीनल डिजीज तक पहुंचने नहीं देना है। एक कंडीशन आती है जब डायलिसिस करना जरूरी हो जाता है। ये ऐसा नहीं है कि यदि नॉर्मल ईसीकेडी है तो ये जरूरी नहीं है कि डायलिसिस स्टार्ट हुआ तो हमेशा ही डायलिसिस होता रहेगा, वो पेशेंट के स्टेज के ऊपर डिपेंड करेगा। एनर्जी, हम मेन डाइटरी हमारा है कि हमको क्या डाइटरी ट्रीटमेंट देना है, तो एनर्जी कितना देना है। यदि एडल्ट है हमको नॉर्मली 2000 से 2500 किलो कैलोरी पर डे हमको रिकमेंड करनी है, या एडल्ट है तो 30 टू 40 किलो कैलोरीज पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से दी जाएगी। यदि बच्चा है तो 100 टू 150 किलो कैलोरीज पर केजी बॉडी वेट हम देंगे। यदि कैलोरी इंटेक इनएडिक्वेट है, कैटाबॉलिज्म हो रहा है ग्लूकोनियोजेनेसिस, जब नॉन कार्बोहाइड्रेट ग्रुप से एनर्जी मिलती है तो उस प्रोसेस को ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। तो इसमें प्रोटीन जो है टूट के एनर्जी देने का काम कर रहा है, तो हमको इस चीज को रोकना है। और ये चीज क्यों, क्योंकि ये यूरेमिया को और एग्रीवेट करेगी। तो हमको कार्बोहाइड्रेट बनाए रखना, उसका इंटेक कितना, 300 टू 400 ग्राम पर डे हमको कार्बोहाइड्रेट देना है, ताकि प्रोटीन अपना काम करे। प्रोटीन एनर्जी देने का काम ना करे, क्यों, क्योंकि वो यूरेमिया की कंडीशन को और खराब कर देगा। प्रोटीन कितना देना है, प्रोटीन हमको रिस्ट्रिक्ट करना है, किस बात पे डिपेंड कर रहा है, पेशेंट की कैटाबॉलिज्म की स्टेट कैसी है। हमको 0.5 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से हम पेशेंट को प्रोटीन दे सकते हैं। ये पूरी तरह से डिपेंड कर रहा है रीनल फंक्शन कितना है, स्टेज कौन सी है, यूरीमिया मेटाबॉलिक वेस्ट कितना है, नाइट्रोजियस वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी में कितना, इंसेफेलोपैथी हो रही है तो प्रोटीन पूरी तरह से रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। एक बात और सबसे ज्यादा ध्यान में रखने की है, यदि पेशेंट को डायलिसिस चल रहा है उस कंडीशन में हमको उसको हाई प्रोटीन डाइट देना होगा। नॉर्मली हमको कितना बनाए रखना है, 30 टू 40 ग्राम पर डे हम पेशेंट को दे सकते हैं। नॉर्मल कंडीशन यदि चल रही है, स्टेज सीवियर स्टेज में नहीं पहुंचा है, तब हमको 70 टू 60% उसका बायोलॉजिकल वैल्यू का, हाई बायोलॉजिकल वैल्यू का प्रोटीन उसको देना है। यदि ब्लड यूरिया नाइट्रोजन बढ़ गया है तो प्रोटीन इनटेक हमको 20 ग्राम पर डे तक रिस्ट्रिक्ट करना है, उससे ज्यादा हमको 20 ग्राम प्रोटीन से ज्यादा दिन भर में नहीं देना है। और वो भी हम कौन सा देंगे, हाई बायोलॉजिकल वैल्यू का देंगे। मिल्क और एग रिकमेंड करेंगे, क्यों, क्योंकि इन हाई बायोलॉजिकल वैल्यू का जो प्रोटीन होता है इसका एंड प्रोडक्ट यूरिया नहीं होगा। क्यों, क्योंकि एसेंशियल अमाइनो एसिड प्रोवाइड कर रहा है, अपन ने प्रोटीन्स में देखा था ये चीज। रिड्यूस, जैसे ही जो है नाइट्रोजन लोड कम होगा एडवांस केसेस में, हम उसमें अमाइनो एसिड का मिक्सचर पेशेंट को स्टार्ट कर देंगे। कौन सा, अल्फा कीटो और अल्फा हाइड्रोक्सी एनालॉग, हम उसको रिकमेंड कर सकते हैं अमाइनो एसिड्स एज अ सप्लीमेंट। प्रोटीन रिस्ट्रिक्शन क्यों जरूरी है, पोटेंशियल बेनिफिट्स क्या है, एक तो ये ग्लोमेरुलर हाइपर फिल्ट्रेशन को, फिल्ट्रेशन रेट को ठीक कर रहा है, जो कि फ्लोग्रेशन को स्लो करेगा। जो नेफ्रॉन्स की डेथ हो रही है, ग्लोमेरुलोसेक्रोसिस जो हो रहा है, नेफ्रॉन्स की जो डेथ हो रही है उसके स्लो करेगा। प्रोटीन रिस्ट्रिक्ट यदि है तो फॉस्फोरस भी रिस्ट्रिक्ट होगा अपने आप ही। फॉस्फोरस रिस्ट्रिक्टेड द डिले ऑनसेट ऑफ रीनल सेकेंडरी हाइपरपैराथायराइडिज्म की रिस्क को और कम कर देगा। फिर है रिड्यूस प्रोटीन यूरिया को रिड्यूस करेगा। एसिड लोड जो एसिडोसिस की कंडीशन है उसको ठीक करेगा।
लिपिड सीरम लिपिड लेवल को रिड्यूस करेगा और सिम्टम्स ऑफ यूरीमिया को इम्प्रूव करेगा। सोडियम रिस्ट्रिक्शन में क्या है, हमको सोडियम रिस्ट्रिक्ट करना है कितना, 500 मिलीग्राम से 2 ग्राम पर डे तक, उससे ज्यादा नहीं देना है। सोडियम और सॉल्ट दोनों का हमको ध्यान रखना है, आपस में रिलेटेड है। सॉल्ट हम बंद कर देंगे या बिल्कुल ना के बराबर हम उसको देंगे। वेट लॉस, डिक्रीजिंग यूरिन वॉल्यूम यूजली इंडिकेट नीड ऑफ एडिशनल सोडियम। यदि पेशेंट में यूरिन वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, वेट लॉस हो रहा है, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, सोडियम हमको चाहिए है। जबकि हाइपरटेंशन और एडिमा भी पेशेंट में है, उस कंडीशन में ये तो बोल रहा है सोडियम दीजिए, लेकिन यदि हाइपरटेंशन और एडिमा भी है पेशेंट में, तो हमको सोडियम रिस्ट्रिक्ट करना है, उसको एडिशनल सोडियम की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करना है। पोटेशियम, किडनी का जो फंक्शन है, एक्सक्रीटरी फंक्शन है, उसके कारण क्या हो रहा है, पोटेशियम एक्सक्रीट प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है, इसलिए हमको उसको कितना रिस्ट्रिक्ट करना है, 1500 मिलीग्राम पर डे हमको उस तक ही देना, उससे ज्यादा नहीं देना है। पोटेशियम इंटेक हैज टू बी एडजस्ट टू मेंटेन नॉर्मल लेवल इन ब्लड। पोटेशियम का नॉर्मल लेवल ब्लड में बनाए रखना भी बहुत जरूरी है। यदि पोटेशियम का लॉस हो गया तो वो कंडीशन और फैटल हो जाएगी। हमको पोटेशियम का ब्लड में लेवल को नॉर्मल बनाए रखने की कोशिश करनी है, कम भी नहीं करना, हाइपरकैल्कीमिया भी नहीं लाना है, हाइपोकैल्कीमिया की कंडीशन भी नहीं लानी है। हाइपोकैल्कीमिया क्यों हो सकता है, क्योंकि उसको पेशेंट में सीवियर वॉमिटिंग, डायरिया की कंडीशन भी डेवलप हो सकती है। हमने सिम्टम्स में देखा कि वॉमिटिंग डायरिया होता है, और ये जब वॉमिटिंग और डायरिया हो रहा है तो पोटेशियम का लेवल ब्लड में कम हो सकता है। क्यों, क्योंकि वॉमिट और डायरिया के कारण उसका लॉस हो रहा है, तो वो कंडीशन और फेटल हो जाएगी। तो हमारी कोशिश क्या होगी कि हम ब्लड के पोटेशियम लेवल को बनाए रखें, नॉर्मल लिमिट में ही हमको उसको रखना है। तो हमको जो हमने नेफ्राइटिस में पोटेशियम का चार्ट देखा था, जो वेजिटेबल्स में कौन सा कितना पोटेशियम कंटेंट है, कौन कितना जो है फ्रूट्स में, उसके अकॉर्डिंग हम चूज कर रहे थे, वही चार्ट इसमें भी हम यूज करेंगे। उस चार्ट को ध्यान में रखते हुए हमको पोटेशियम सप्लीमेंट्स को ध्यान जो है केयरफुली सप्लीमेंट करना है। फ्लूइड इंटेक पूरी तरह से इनपुट और आउटपुट के ऊपर डिपेंड करेगा, वाटर बैलेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। यदि फ्लूइड यूरिन आउटपुट ठीक है तो हम वाटर एडिक्वेट दे सकते हैं, यदि कम है तो हमको उसका वाटर रिस्ट्रिक्शन करना है। और साथ साथ हमको ये भी ध्यान रखना है कि हम जब पेशेंट में हम प्रोसेस करें, जब पेशेंट को हम फूड दे रहे हैं, जैसे सब्जी बना रहे हैं, तो उसकी कुछ मेथड्स होती है बनाने की, उसमें एक लीचिंग प्रोसेस होती है। इसमें क्या किया जाता है, जो आप पेशेंट को सब्जियां, सपोज लौकी दे रहे हैं हम खाने में आज पेशेंट को, तो हमको क्या करना है, लौकी को हम धो के काटेंगे, उसके बाद हम उसको 15 से 20 मिनट या आधे घंटे तक पानी में भिगो के रख देंगे, ठीक है। उसके बाद जितना पानी है वो अलग करके स्ट्रेन करके हम जो सब्जी है उसको यूज करेंगे। इसको हम बोलते हैं लीचिंग। इससे क्या हो रहा है, जितना एक्स्ट्रा पोटेशियम और सोडियम है वो अलग हो जा रहा है, ठीक है। वो पानी में चला गया और वो अलग हो गया, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, लीचिंग। उससे लीच होके, उससे निकल के वो पानी में आ गया, वो पानी हमने अलग कर दिया। तो हम एक तो ऐसे सोडियम पोटेशियम का हम कम कर सकते हैं, और एक है या तो ब्लांचिंग। 2 से 5 मिनट के लिए आप सब्जी को बॉईल करिए, वो पानी अलग करिए, फिर उसका सब्जी हमको बनाना है। ब्लांचिंग और लीचिंग मेथड का हमको यूज करना है। साथ साथ जो चार्ट हमने देखा था, 1 मिनट होगा इसमें पीपीटी में, मैं आपको दिखाती हूँ। शायद इस पीपीटी में नहीं है, नेफ्राइटिस में है। 1 मिनट, सॉरी थोड़ा सा लेट हो रहा है, लेकिन ये दिखाना जरूरी है। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, इस पीपीटी में हमने देखा था, इस वीडियो का जब हमने देखा था तो हम इसमें देखे थे कि कैसे सोडियम और पोटेशियम को हम बनाए रख रहे हैं, कौन कौन सी सब्जियां देनी है, कौन कौन सी नहीं देनी है, वो उस चार्ट के थ्रू हम देखे थे। ये हाई पोटेशियम, ये देखा था हमने। पोटेशियम कंटेंट ऑफ वेजिटेबल इन 100 ग्राम, हमको इस चार्ट का यूज पेशेंट को यूज करके देखना है कि कितने मिलीग्राम हम जो है उसको
कौन सा वेजिटेबल उसको हम प्रोवाइड कर सकते हैं। ऐसे फ्रूट्स में जैसे कि लो पोटेशियम फ्रूट जो है वो हम उसको दे सकते हैं, हाई पोटेशियम हमको अवॉइड करने हैं, सोडियम का हमको ध्यान रखना है कि कैसे कैसे हमको सोडियम रिस्ट्रिक्ट करना है सॉल्ट के साथ साथ। ठीक है, ये था हमारा आज का क्रॉनिक किडनी फेलियर। थैंक यू।